ओके दोस्तों, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लास्ट लेक्चर फुल ऑन थ्योरी बेस्ड था, बेसिक्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेकिन यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ कहता क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every point charge in this whole universe interact with every other point charge with the force of interaction which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers एंड अगर आप इसको एक साथ देखेंगे तो आप देखेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिंपल। आपको याद होगा कुछ थोड़े महीने पहले आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, और अगर मैं 9th स्टैंडर्ड की याददाश्त को और ज़्यादा तरोताज़ा करूँ आपके साथ तो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन था, कुछ लगभग ऐसा ही था। मैं उसको लिख देता हूँ आपके लिए। वो कहते थे कि एवरी पॉइंट मास इन दिस होल यूनिवर्स or every mass in this whole universe or every object in this whole universe attract every other object। तो सबसे पहले वो कहते थे attract, और इन्होंने यहाँ उस attract वर्ड को रिप्लेस कर दिया है किससे? interact वर्ड से, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन होती थी और यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होती है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी और अनलाइक चार्जेस होंगे तो यही अट्रैक्शन बन जाएगी। फाइन। तो इसमें क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होती है, इसलिए उन्होंने उस अट्रैक्शन वर्ड को रिप्लेस किया इंट्रैक्शन से। और वो कहते थे वो अट्रैक्शन होती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस की जगह हटके क्या आ गया? चार्जेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वो एग्जैक्टली सेम है, और वैसे भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, और ये हर कंजर्वेटिव फोर्स कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि जिन फोर्सेस को कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, या सेंटर ओरिएंटेड फोर्सेस कह लीजिए इनको, सेंटर ओरिएंटेड फोर्सेस जो होती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। फाइन। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने की, तो आपको यहाँ याद होगा कि हमने वहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम लगाते हैं के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू निकाली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ़र्क क्या है इन दोनों कांस्टेंट्स में? सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क आप इसके नाम में देखेंगे तो ये कहता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। बट इसके साथ वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाना है, जिसमें 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। बट ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 वाली वैल्यू चेंज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि ये कोई मीडियम तो नहीं है। मतलब अगर ये फ्री स्पेस ना हो, ये वाटर हो, ऑयल हो, तो उसमें ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। इन दोनों मासेस को सेम डिस्टेंस के साथ आप जब रखते थे तो बीच में हवा हो, पानी हो, कुछ मर्जी हो, इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ता था। बट इधर ऐसा नहीं है। अगर दो चार्जेस हैं और उनका चार्ज सेम रखा है आपने, डिस्टेंस भी सेम रखा है, बट बीच का जो मीडियम है वो बार बार अगर आप चेंज करेंगे तो फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके परमिटिविटी पे फ़र्क पड़ता है। परमिटिविटी मीडियम से डिसाइड होती है। फाइन। बट अगर ये फ्री स्पेस है तो आप इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो k इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 को जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा इस k की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9। क्या आएगी इस k की वैल्यू? 9 इंटू 10⁻9। अब ज़रा इस k का, और वी शुड डायरेक्टली थिंक अबाउट एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी का डायमेंशन देखते हैं ज़रा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। सो अगर हम बात करेंगे f इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा यहाँ से, और Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए 4 एंड पाई का तो कोई यूज़ नहीं आएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस होते हैं, कांस्टेंट है। Q1 एंड Q2 में कूलम स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं न्यूटन हो जाएगा फोर्स का यूनिट, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा आर के लिए। नाउ एप्सिलॉन नॉट में कूलम स्क्वायर के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं, देखते हैं, कूलम स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए टी की पावर 2, क्योंकि कूलम जो होता है वो चार्ज जो होता है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेराज करंट एंड टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो उस फॉर्मूले से आया Q इज इक्वल्स टू आई टी, एम्पियर इनटू टाइम, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा कूलम के लिए। उसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आया। न्यूटन के लिए आपने लिखा ml t माइनस 2, ml t माइनस 2, और मीटर स्क्वायर के लिए आपने लिखा L2। अब इन सबको एक साथ लिखते हैं, m की पावर -1 क्योंकि और कोई m नहीं है, L नीचे था 3 ऊपर आके आएगा -3, t नीचे था -2 ऊपर आएगा +2, पहले से एक और t2 पड़ा है तो t हो जाएगा 4 और a का भी 2। ये डायमेंशन आया आपका परमिटिविटी का, किसका, परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स पता लगा सकते हैं जब इसके बीच में कोई मीडियम हो। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी, फ्री स्पेस की, तो अगर बीच में कोई मीडियम आ जाए तब हम फोर्स कैसे निकालेंगे ये पता लगाते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। सो यहाँ पर ये बताता है हमें कि when two charges are placed in any medium other than air, the force between them is greatly affected. So permittivity is a property of a medium which determines the electric force between the two charges situated in that medium. So permittivity medium के accordingly decide होती है, और जो ये decide करके देती है कि उस medium में दो charges के बीच में क्या force लगेगी। सो यहाँ पर रिलेटिविटी है, ये एक तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, एक तरह से रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मीडियम को दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, और क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है और आप किसी मीडियम को रिलेट कर रहे हैं तो वैक्यूम से अच्छी चीज और कोई नहीं होगी उसको रिलेट करने के लिए। तो आप किस किस को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर इस टॉपिक में, एक तो फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जो हमने जस्ट अभी देखा था पीछे कि जब फ्री स्पेस होती है तो परमिटिविटी जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। बट जैसे ही उस मीडियम में फ्री स्पेस हटके कोई मीडियम आ जाता है, सो एंड विदाउट चेंजिंग Q1 Q2 एंड R वैल्यू, माइंड इट, आप Q1 Q2 एंड R की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके बीच में मीडियम चेंज कर रहे हैं। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, ऑयल, बीच में अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसने एक डाउट पूछा था कि सर दो चार्जेस के बीच में अगर प्लास्टिक रख दे तो। फाइन, मैंने उस बच्चे का डाउट उस वक्त के लिए क्लियर नहीं करा था क्योंकि मेरे आज के टॉपिक की बात थी, तो उस बच्चे को अब समझ आ जाएगा कि वाटर, ऑयल की जगह अगर वो प्लास्टिक भी रख देता है तो कुछ भी रख दे, मतलब दो चार्जेस के बीच में मीडियम कुछ भी रख दे, तो ये Q1 Q2 एंड R स्क्वायर का तो वैसा ही रहता है रोल। बट ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह आ जाता है एप्सिलॉन। क्या आ जाता है उसकी जगह, एप्सिलॉन, where epsilon is permittivity of that medium, epsilon is permittivity of that medium। चलिए अब बात करते हैं रिलेटिविटी की। तो रिलेटिव चीजें आपने कहाँ कहाँ देखी है, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। आपने रिलेटिव वेलोसिटी देखी होगी, राइट, उसमें आप बोलते हैं VAB इज व्हाट, VA माइनस VB। एक तो रिलेट करने का ये तरीका होता है जिसमें मोशन को आप रिलेट करते हैं, और जब आप प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं तब कैसे करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने देखा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या देखा था आपने, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां पर, हमने इसे पहले देखा है 10th स्टैंडर्ड में। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप क्या करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो ये दो तरीके हैं आपके पास रिलेट करने के। मोशन की चीजें होती है तो हम ऐसे रिलेट करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी की चीज है तो ऐसे रिलेट करेंगे इसको। तो प्रॉपर्टी की चीज है तो हमने क्या करा, रिलेट करने के लिए फोर्स ऑफ वैक्यूम बाय फोर्स ऑफ मीडियम लिख दिया एप्सिलॉन आर। क्या लिख दिया, एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। दिस सबस्क्रिप्ट में आर इज व्हाट, रिलेटिव, एंड एप्सिलॉन किसके लिए, परमिटिविटी के लिए।
तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी का यूज किया है यहाँ पर फोर्स ऑफ वैक्यूम बाय फोर्स ऑफ मीडियम को डिवाइड करके। अब देखते हैं ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा, फोर्स ऑफ वैक्यूम का है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। फोर्स ऑफ मीडियम डिवाइड हो रहा है, मैं उसी के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई में लिखना चाहता हूं तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 4πε0 ऊपर चला जाएगा, R² ऊपर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। अब ये Q1 Q2 यहाँ से कैंसिल आउट, R² यहाँ से कैंसिल आउट, 4π यहाँ से कैंसिल आउट, बचा क्या, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन R कहूं दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, या K कहूं दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। प्लीज इस K को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने किया है K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये वो नहीं है, ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पिछले टॉपिक में जो हमने किया था वहाँ पर हमने K वर्ड यूज़ किया था, आप डायरेक्टली कभी K वर्ड यूज़ ही नहीं करिए, आप डायरेक्टली हमेशा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² ऐसे फॉर्मूले को यूज़ करिए, जिसमें आप इसकी वैल्यू को 9 × 10⁹ लिख देंगे ताकि K आपके यहाँ पर काम में आ सके। तो K को आप सिर्फ यहीं पर सीखिए, वहाँ पर आप लर्न ही मत करिए K को। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K, या फिर एप्सिलॉन R हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों बातें सेम है, विच इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी देख सकते हैं, एंड फोर्स ऑफ वैक्यूम बाय फोर्स ऑफ मीडियम भी देख सकते हैं। तो अब सोचिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि लेट्स से, मैं आपको एक जनरल एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ, लेट्स से 2 कूलम का चार्ज 4 कूलम के चार्ज के साथ कितनी फोर्स लगाएगा जब वो 2 मीटर अवे पड़ा हुआ है, लेकिन इनके बीच में एयर नहीं है, इनके बीच में वाटर है। क्वेश्चन में इतना गिवन है कि चार्ज है 2 कूलम, दूसरा चार्ज है 4 कूलम, एंड डिस्टेंस उनके बीच में है 2 मीटर, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस में मीडियम है वो वाटर है, और इन्होंने दे रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का है वो है 81। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का, 81। तो आप इस क्वेश्चन के लिए जनरली वैसे ही करेंगे, इसको आप क्वेश्चन में फोर्स निकालेंगे नॉर्मली जैसे आप निकालते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं इधर, फाइन। इस क्वेश्चन में आप जनरली वैसे ही फोर्स निकालेंगे जैसे आप वैक्यूम में निकालते हैं, फोर्स इन वैक्यूम दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R² इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू 2 × 4 अपॉन R² इज वॉट 2 × 2 दैट इज 4। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, आंसर आएगा 18 × 10⁹। फाइन, ये आपका फोर्स इन वैक्यूम आ गया। लेकिन अब आपको पता चला कि फोर्स इन वैक्यूम तो निकालना ही नहीं था, आपको तो निकालना था जब उनके बीच में मीडियम में क्या है, वाटर है। तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से एक फॉर्मूला लर्न किया है दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑन मीडियम। तो फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फोर्स ऑफ वैक्यूम आपको पता है 18 × 10⁹ है, अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर्टिकुलर मीडियम का क्या है 81। तो यहां से आप ये सॉल्व करके निकाल सकते हैं मीडियम का क्या फोर्स होगा, वाटर के अंदर उन दोनों चार्जेस के ऊपर क्या फोर्स निकलेगा। बहुत सिंपल क्राइटेरिया, वैक्यूम का निकालिए और ये फॉर्मूला यूज करिए। और यहाँ पर ये दिया भी हुआ है हमारे को, फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका वैक्यूम में फोर्स निकाल के आप अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइन, चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग यूज करते हैं कूलम्स लॉ को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि वैक्यूम में रखे गए हैं एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, एंड मतलब दे कैन रिपेल एंड अट्रैक्ट बोथ डिपेंडिंग अपॉन कि उनके साइंस क्या है, लाइक हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने दोनों सिनेरियोज डिस्कस कर रखे हैं। एक ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सिंपल सिनेरियो है हमारे पास जिसमें हमने देखा है कि वो रिपेल कर रहे हैं, और एक ये सिनेरियो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन जॉइनिंग में जिसमें हमने देखा है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको इन दोनों सिनेरियोज़ के लिए बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इन दोनों सिनेरियोज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ। फाइन, उससे पहले आप यहाँ पर इस फिगर को देखिए, ये कह रहा है कि चार्ज Q1 जो है वो इस ऑरिजिन से R1 वेक्टर पे पड़ा है, एंड चार्ज Q2 जो है वो इस ऑरिजिन से R2 वेक्टर पे पड़ा है। अब ये निकालना चाहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकलेगा, R2 - R1। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने रिलेटिव फॉर्म में देखा था कि वेक्टर्स को रिलेटिव फॉर्म में कैसे देखते हैं हम, जब मोशन में या पोजीशन से रिलेटेड बात होती है। तो R21 विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फाइन, बट इसकी डायरेक्शन अगर पूछूं तो देखिए ध्यान से, पोजीशन किसकी पता लगा रहा है, ये 2 की, किसकी तरफ से 1 से। तो 1 से 2 की पोजीशन क्या होगी, ऐसे। मतलब अगर आप 1 को बोलोगे कि इशारा करो कि 2 कहाँ है,
यही मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का क्या मतलब होता है कि आप 1 से पूछ रहे हो कि 2 कहां है, तो 1 अपनी तरफ से खड़े होकर इशारा करेगा 2 को किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो केस चाहे ये हो रिपल्सिव वाला, केस चाहे ये हो अट्रैक्टिव वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो दोनों में ही कहां रहेगी ये। अच्छा, इसके नीचे देखिए कैसे पता चल रहा है ये रिपल्सिव और ये अट्रैक्टिव है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। अब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, जब दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, या जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, तभी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या है, जब दोनों ही लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेगा। वेयर इस वाले को देखिए आप, Q1 Q2 का आंसर लेस देन 0 आ रहा है, दैट मींस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो इसलिए अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये कैसी फोर्सेज होंगी, अट्रैक्टिव। तो मैं बोल रहा हूं अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, पोजीशन वेक्टर तो वैसे ही रहेगा ना, किस तरफ, इस तरफ। ये समझ लीजिए आप, R21 वेक्टर कहां पर है, इस तरफ। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक सिनेरियो पे। यहां पर मैं इस पेज पे इस लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूं मैं रिपल्सिव वाले का, किसका, रिपल्सिव वाले का। ठीक है, और इस पेज पे मैं करूंगा, इस साइड करूंगा मैं किसका, अट्रैक्टिव वाले का। तो रिपल्सिव वाला ये है और अट्रैक्टिव वाला फिगर ये है। तो इस फिगर से देखते हैं हम लोग रिपल्सिव वाले पे। तो R21 वेक्टर जिसको आपने यहां पर मेंशन करा है, ये रहा वो R21 वेक्टर, इसके साथ कौन आ रहा है, F21 आ रहा है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। 2 को 1 ने धक्का दिया उस तरफ, तभी तो उसको रिपल्सिव आपने कहा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप यहां पर F21 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R21 के साथ। लेकिन इस वाले फिगर में देखिए, मैं साथ साथ कंपेयर करा रहा हूं, इसमें R21 इधर है लेकिन F21 तो इधर है ना, F21 तो इस तरफ है, लेकिन F12 तो इस तरफ है। मतलब 1 को 2 ने अपनी तरफ खींचा, तभी उसको अट्रैक्टिव कहा आपने, तो इस डायरेक्शन में खींचेगा। और R21 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर आप F12 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। F21 वेक्टर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 के मॉडुलस वेक्टर का स्क्वायर। अब ये मॉड क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना हमारे को इनवर्स स्क्वायर लॉ ने सिखाया है यहाँ पर डिस्टेंस का। लेकिन साथ में मल्टीप्लाई किसको करना पड़ जाएगा, यूनिट वेक्टर को। किसको, यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर को, R21 के यूनिट वेक्टर को। तो F21 वेक्टर से अगर पूछें तो ये कहेगा मैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 मॉड का स्क्वायर इनटू में जो R21 यूनिट वेक्टर था उसको आप लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21 का वेक्टर का मॉडुलस। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर से। ये चीज जितनी इजी लग रही है सुनने में, ये उतनी इजी है नहीं। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड मुझसे पढ़ी है तो आपको ज़रूर इसको बहुत ब्रीफ में समझाया होगा कि आखिर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। ये वीडियो का पर्पस वो नहीं है, अगर होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ साइड में रख के पहले तो इसी पे डिस्कशन करता कि यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख कैसे सकते हैं। फाइन, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ने वाली चीज़ है। सो आई होप, जैसा कि ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कोरोना के चलते हमारा एकेडमिक्स ना रुके, तो जैसे ही ये कोरोना रुकेगा, इन केस फिजिकल क्लासेस में वापस आते ही अगर आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर यूनिट वेक्टर को ऐसा रखते हैं कैसे। फाइन, ये कंप्लीटली एकदम डिफरेंट सिचुएशन है। नाउ इसी F21 वेक्टर को अब आप क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। फाइन, अगर आपसे बात करें तो क्या R21 वेक्टर का मॉडुलस, R21 वेक्टर का मॉडुलस R12 वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल है? आखिर R21 वेक्टर है क्या? R21 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पॉइंट आउट करता है डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 बट इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। और R12 वेक्टर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट बट फ्रॉम 2 to 1। फाइन, तो डायरेक्शंस अलग हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो आप मुझसे जितनी दूरी पर हैं उतनी दूरी पर ही तो मैं आपसे हूं। तो डिस्टेंस जब बात आती है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात आती है, तो वो तो सेम है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि F12 वेक्टर कैसे लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? आप चाहेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का ही क्यूब लिख देंगे। बट क्योंकि ये 1 2 है वेक्टर,
मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, इसलिए आपको R21 वेक्टर के आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो यहां ये नेगेटिव आ जाएगा। F12 वेक्टर तो ऐसे ही है, ये नेगेटिव साइन भी ऐसे ही है, और इसको हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, ये है F21 वेक्टर। तो इससे क्या पता चलता है, एवरी एक्शन इन दिस होल यूनिवर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वेयर एक्शन एंड रिएक्शंस are two different forces acting on two different objects. What are those two different objects? Here it is 1, here it is 2. Fine, but simultaneously. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये हमारा कूलम्स का वेक्टर लॉ फॉर्म जो है ये फॉलो करता है और हमें बताता है कि हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है जो सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेज होती हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं और एक साथ लगती हैं, एक ही समय पे लगती हैं। अब आप जरा अट्रैक्टिव वाले केस को देखिए, तो अट्रैक्टिव वाले केस में आपने F12 वेक्टर को क्या लिखा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। R21 वेक्टर मैंने डायरेक्टली यहां से उठा लिया क्योंकि यहां पर F12 वेक्टर का साइन R21 वेक्टर के साइन के साथ था, तो यहां से मैंने डायरेक्टली ये फॉर्म को उठा लिया। अब F12 वेक्टर की बात खत्म हुई तो F21 वेक्टर की बात स्टार्ट हुई, तो F21 वेक्टर अपने आप को क्या कहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का क्यूब, जैसा कि मैंने सिखाया था मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, बस ये R21 वेक्टर की जगह R12 वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर आगे चल के हम लोग F21 वेक्टर को ही -1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 का मॉडुलस का क्यूब R21 लिख दें तो R12 की जगह R21 लिख देंगे हम लोग, लेकिन नेगेटिव के साथ। और ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है F12 वेक्टर और ये चीज़ है F21 वेक्टर। तो फोर्स चाहे रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो फॉलो दोनों में ही होता है। फाइन, फोर्स चाहे रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों में फॉलो होता है, जो क्या कहता है हमसे, एवरी एक्शन ऑन 2 will generate a reaction on 1 which will be equal in magnitude, opposite in direction, will act simultaneously, एक साथ लगेगा। फाइन, ये हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था जो हमने डिस्क्राइब करा अभी। इसके लिए असाइनमेंट को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और ज़्यादा और डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। असाइनमेंट में पेज नंबर 6 के जो हमारे पास हैं सेकेंड पार्ट है, लाइक पेज नंबर 6 के वेक्टर फॉर्म के सेकेंड इक्वेशन में थोड़ी सी करेक्शन है, वहाँ पर उन्होंने R12 कैप को अच्छे से लिखा नहीं है, तो R12 कैप मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अच्छे से, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉडुलस है वो। फाइन, जहाँ पर उनका बोल्ड R मतलब मॉडुलस ही होता है। तो असाइनमेंट में ये छोटी सी करेक्शन है सेकेंड इक्वेशन में, ये देख लीजिएगा जब पेज नंबर 6 को आप रीड कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब जब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करवा लिया है, कूलम्स लॉ सीख लिया है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म सीख लिया है, तो अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं 1 बाय 1 और समझते हैं इस टॉपिक को हम न्यूमेरिकल्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है, फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम। सो ये एक पिथ बॉल है जो कि फ्रीली फॉल हो सकती है, जिस पे एक चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम। अभी हमसे चाहता है व्हाट मस्ट बी द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड, व्हाट मस्ट बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड पिथ बॉल बी प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, 5 सेंटीमीटर नीचे रखी गई है पहले वाले बॉल के। इन ऑर्डर टू कीप द बॉल स्टेशनरी, अपर बॉल जो है उसको स्टेशनरी रखने के लिए इस दूसरी बॉल को क्या चार्ज दिया जाएगा। फाइन, वैसे तो फिगर आपके सामने है, बहुत कुछ अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है ये, स्टिल लेट मी ट्राई टू टेल यू कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो यार, एक बॉल है ऊपर से जो कि गिर रही है, ऑफ कोर्स गिर रही है, क्यों गिर रही है, क्योंकि इसके पास एक वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, जो इसको नीचे बुला रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये ना गिरे, अगर हम चाहते हैं कि यहीं रहे, तो जो वेट इसको नीचे की तरफ बुला रहा है उसी सेम अमाउंट की एक फोर्स ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। अब वो अपने आप तो लगेगी नहीं, उसके लिए हमने एक दूसरा बॉल यहाँ पर रखा है जिसके पास कोई चार्ज Q2 है।
Q2 कोई जो चार्ज है वही इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है इस बॉल 1 के Q1 चार्ज पे, और हम चाहते हैं कि वो जो फोर्स लगाए वो ऊपर की तरफ लगाए। क्यों चाहते हैं हम ऊपर की तरफ लगाए? ताकि नीचे का वेट जो है कंपनसेट हो सके। नीचे का वेट क्या हो सके? कंपनसेट। अब पूछिए इस दूसरे चार्ज से कि यार तुम इसकी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स कब लगाओगे? ये कहेगा जब मैं इसको रिपेल करूंगा तभी मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये कहेगा मुझे उसके लिए इसके जैसा साइन चाहिए, मतलब लाइक चार्जेस होना चाहिए मैं इसकी तरह, तभी मैं इसको रिपेल कर पाऊंगा। तो एक क्वेश्चन जो है वो तो सॉल्व हो गया। व्हाट मस्ट बी द नेचर? व्हाट मस्ट बी द नेचर? नेचर इज व्हाट? पॉजिटिव। नेचर इज व्हाट? पॉजिटिव। व्हाई पॉजिटिव? क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है। Q1 भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नेचर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों चाहते हैं हम पॉजिटिव होना चाहिए? आंसर मिला आप लोगों को, क्योंकि ये इसको रिपेल कर पाए। क्यों चाहते हैं हम रिपेल करें? ताकि ये वेट जो है वो कंपनसेट हो पाए। इतनी बात तो समझ आ गई। और रिपेल करे सिर्फ यही चाहते हैं हम, या दूसरी चीज में हमारे पास है कि ये रिपेल उसी फोर्स से करे जिस फोर्स से ये नीचे बुला रहा है। ये रिपेल उसी फोर्स से करे जिस फोर्स से ये इसको नीचे बुला रहा है, ये हम चाहते हैं। फाइन, यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन प्रॉपर ब्रीफ में, इसके फिगर को भी अच्छे से देख लीजिए। फिर दोबारा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, हम चाहते हैं इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगे, और ऊपर तरफ लगाने के लिए हमें इसको रिपेल कराना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका नेचर भी क्या रखना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव। और ये रिपेल उस मैग्नीट्यूड से करेगा जिस मैग्नीट्यूड का वेट है, ये उस मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा जिस मैग्नीट्यूड का इसका वेट है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट होके ये यहीं पर क्या रहे? स्टेशनरी। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट until unless there is no external unbalanced force applied on it। external unbalanced force को हमने जीरो कर दिया, तो ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी। ये किसने सिखाया था हमें? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिखाया था हमें। तो चलिए देखते हैं जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेट। वेट क्या है इसका? mg। 1/4πε0 क्या है? 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 कितना है? 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू Q2 कितना है? ये तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ का क्या खेल है भाई? डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फोर्स इन न्यूटन। तो सबको अपनी यूनिट में रहना पड़ेगा, तभी फोर्स भी यूनिट में आएगी। तो इसको मीटर में करने के लिए हमने 5 इंटू 10⁻² किया ताकि मीटर में हो, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो इस 10⁻² का स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा? 10⁻4 इज इक्वल्स टू mg। क्योंकि लेफ्ट साइड की फोर्स न्यूटन की है, तो राइट साइड की फोर्स भी न्यूटन होनी पड़ेगी। अब राइट साइड की फोर्स न्यूटन तो तब होगी ना जब मास किलोग्राम में होगा, लेकिन मास इन्होंने दे रखा है 8 ग्राम, तो किलोग्राम में रखने के लिए इसको 8 इंटू 10⁻³ में बदलना पड़ेगा ताकि ये किलोग्राम में रहे। और इसको किलोग्राम में रखना जरूरी क्यों है? 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में रखना जरूरी क्यों है? ताकि ये भी राइट साइड की फोर्स जो है वो न्यूटन में आए। और न्यूटन में कैसे आती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम तो आपने मास रख ही दिया है, और 10 जो वैल्यू है वैसे 9.8 होती है, लेकिन मैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए 9.8 की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या ले लेता हूँ? 10 रखूँ या रफली 9.8 रखूँ, बात सेम है मेरे लिए यहाँ पर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम हो जाएगा, राइट साइड भी न्यूटन में। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो Q2 अकेला यहाँ रह जाएगा, 5 से यहाँ 5 कैंसिल आउट हुआ, तो 8 के पास जाएगा 5, और जाएगा साथ में 10⁻⁴। पहले से ही 10⁻² पड़ा हुआ है वहाँ पर, 10⁻⁴ यहाँ से गया, 10⁻² पहले से ही पड़ा हुआ है। और अपॉन में कौन आएगा? 9 इंटू 10⁻⁴, दैट्स, क्योंकि ये -8 है और ये 9 है, 9 - 8 क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, विच इज समवेयर अबाउट 4.45, बिकॉज 8 5 40 होता है, 40/9 जो होगा वो 4.444 होता है वैसे तो, बट मैं 4.45 राउंड फिगर ले रहा हूँ, इंटू में 10⁻⁻7 कूलम। ये Q2 है मेरा, सिंपल। मैग्नीट्यूड भी पता चल गया मुझे कि कितना रखना चाहिए उसका, सो दैट ये क्या रहे? स्टेशनरी। नेचर तो पहले ही पता चल गया था कि लाइक होना चाहिए ताकि स्टेशनरी रहे। फाइन, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स को आप देख रहे हैं आराम से, और मैं इनको बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल हो सकता है करते वक्त कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए मेरा। तो भाइयों, अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो प्लीज़
ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो सर का कैलकुलेशन एरर हो गया, इतने छोटे बच्चे नहीं रहे अब हम लोग, खुद भी हम लोग चाहें तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए तो मुझे सर्कल करके बता दिया जाए, मैं उसको बता दूंगा ग्रुप में, फाइन। बाकी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ खास कैलकुलेशन एरर स्टिल। ऐसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो अभी आज बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर होता है जस्ट लेट मी नो, क्योंकि ये मैं वीडियो जो बनाने का मकसद है आप लोगों को सिर्फ एक अच्छे से डिलीवर करने का मकसद है टॉपिक को। न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन एरर में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, आपको पता है। मैं जब नॉर्मल क्लासेस लेता हूँ तो मैं अच्छे से सब कुछ सॉल्व करके कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो यार हम बचपन से कर रहे हैं ना, 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में भी ये सीखने थोड़ी आए हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरीज अ चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज q2। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा -q1 q2 के अराउंड घूम रहा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए। बट इज मूविंग अराउंड q2 अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। ये कैसे घूम रहा है? अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। प्रूव करना है आपको द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ दिस q1 रिवॉल्विंग अराउंड q2 इज दिस। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो कुछ कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, कि सबसे पहले ये तो एक तो सर्कल में घूम रहा है, कुछ इस तरीके की फिगर है इसकी। q2 ये रहा, q1 ये रहा, एंड ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है। तो जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो कौन सी फोर्स होती है जो इस चीज़ की जिम्मेदार होती है किसी को सर्कल में घुमाने के लिए? हम सबको पता है उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन है वो फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड सेंटर लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड सेंटर लगती है। एंड पहली चीज़ ये जो हमें पता है कि सर्कल में घूमने के लिए जो रीज़न है फोर्स जो उसको घुमा रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूसरी चीज़, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद पैदा नहीं होती। केसेस याद करते हैं हम लोग, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ कर रहा था। सबसे पहले बेसिक केस अर्थ का। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रही है, तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रहा है वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अगला एग्जांपल हमारे पास, उससे आगे बढ़ चढ़ के हमने देखा लास्ट ईयर ही बैंकिंग ऑफ रोड में। तो बैंकिंग ऑफ रोड कहिए या बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल कहिए, वहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चीज़ें सर्कल में घूम रही थी, तो वहाँ पैदा कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स उसे, ठीक है। फिर आ जाइए तीसरे पे, जो केस है हमारा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। एटम का केस, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो घुमा ही रही है उन्हें, लेकिन पैदा कौन कर रहा है वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कुछ कुछ हमारा वैसा ही केस है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लग तो रही है लेकिन पैदा कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं इसका जो हमें पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम जानते हैं 1/4πε0 q1 × q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर हमारे को साइंस की यूज़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है इन क्वेश्चंस में। अब मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं उसमें चार्जेस के साइन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर फोर्स पता लगाना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, और फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए मुझे खाली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चाहिए, और फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता लगा देंगे कि वो लाइक हैं कि अनलाइक। अगर लाइक हुए तो रिपेल, अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट। क्योंकि ये अनलाइक हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो मुझे पता चल गया अट्रैक्ट है ना, तो अट्रैक्ट टुवर्ड्स ही तो होता है। तो यहाँ पर मेरा साइन का काम खत्म, सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे देखना है। और लेफ्ट साइड हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा है, वो होता है mv²/r। इस r से इस r को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब m इंटू v² करें या 2πr/T का स्क्वायर कर लें, क्योंकि ये मोशन जो है वो सेंट्रीपिटल लाइक सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसमें जो स्पीड होती है वो स्पीड का फॉर्मूला होता है v = 2πr/T। 2πr यू नो दैट, ये सर्कमफ्रेंस है मेरा, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन कवर्ड बाय एनी पार्टिकल, वेयर T इज व्हाट? T जो है ना, ये दोस्तों T है यहाँ पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? इस पोजीशन से ये वापस चल के इस पोजीशन पे आ जाएगा T टाइम में, फिर दोबारा चल के किस टाइम में आ जाएगा? T टाइम में। ये T ही टाइम पीरियड है जिसको हमें यहाँ निकालना है। इज इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय नथिंग R, सॉरी बाय R बचा है यहाँ पर एक। देन इस M और 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर के पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R तो आएगा और अपॉन में जाएगा Q1 Q2, लेकिन ये जो T स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, अब T स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, M सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 4 इंटू 4 कितना 16, फिर पाई स्क्वायर और पाई क्यूब, फिर R स्क्वायर और R क्यूब, फिर M, क्लास में बचा M, अपॉन में कौन है Q1 Q2। अब ये T स्क्वायर का T अगर अकेला छोड़ दे तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो ये 16 पाई क्यूब R क्यूब M अपॉन Q1 Q2 हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक भी दिख गई हमें कि ये क्या होना चाहिए था, क्यूब, जबकि यहाँ पर क्या था, स्क्वायर, तो ये क्यूब होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में यहाँ पर एरर था, एंड में यही आएगा आंसर। अपनी असाइनमेंट में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एरर है, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट के पेज नंबर 9 से उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो तो, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला था, बट जिस बच्चे को टाइम पीरियड निकालना सोचना पड़ गया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इस चैप्टर में तो मैंने सिखाया नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस चैप्टर की नॉलेज खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ किया है मैंने। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की नॉलेज जो थी वो हमारे 11th स्टैंडर्ड से है, और इन दोनों को इक्वेट करना किसने सिखाया वो मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद पैदा नहीं होता, उसको कोई और पैदा करता है। तो जो पैदा करेगा उसी के तो इक्वल होगा। ये इक्वल करा हमने, सॉल्व किया और अपने आप आंसर आ गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सपोज दैट द स्फीयर्स A and B इन द अबव एग्जाम्पल्स, अब अबव एग्जाम्पल तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट स्फीयर्स A and B got the same charges, have identical size, same charges हैं इसके पास। Fine, a third sphere of same size but uncharged, third sphere है जो कि same size का है but uncharged is brought in contact with the first, पहले वो पहले के contact में लाया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A के पास स्फेयर के पास Q चार्ज है, C स्फेयर जो कि सेम साइज का है बट चार्ज कितना है, 0। अगर कांटेक्ट में लाया जाएगा तो दोनों के ऊपर Q1 Q/2 हो जाएगा। फाइन, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है कि चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक ट्रांसफ़र होते हैं जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। और क्योंकि ये सेम साइज़ के हैं तो इनके पोटेंशियल्स तभी सेम होंगे जब इनके चार्ज भी सेम होंगे। मैंने कहा था ऐसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि चार्ज तब तक ट्रांसफ़र करेगा जब तक चार्ज सेम ना हो जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। आपको बोलना है तब तक ट्रांसफ़र करेगा जब तक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और मैंने कहा यहाँ पर क्योंकि साइज़ सेम है, क्योंकि सेम साइज़ के हैं, सेम कैपेसिटेंस के हैं, इसीलिए यहाँ पर चार्ज सेम हो जाएंगे पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो Q/2। फाइन, अब ये C के ऊपर जो चार्ज आ गया Q/2, ये C को उठाया हमने यहाँ पर और कांटेक्ट में ले आया किसके, B के ऊपर तो अभी भी Q चार्ज था ना, तो इनका जो सेम चार्ज होगा वो एवरेज क्या निकलेगा, Q + Q/2/2 दैट इज 3Q/4, दैट इज 3Q/4। तो B और C दोनों के ऊपर चार्ज क्या आ गया, 3Q/4। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ चढ़ के कह रहा है दैट देन ब्रॉट कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से हटा दिया गया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A and B। अब A and B में नया फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो डिपेंड करेगा उनके नए चार्ज पे। तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन QA' इंटू QB' अपॉन डिस्टेंस, तो वैसे ही मेंटेन किया गया पहले जैसे ही हमने। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ QA हो जाएगा Q/2, क्योंकि नया QA जो डैश है वो Q/2 है, और QB' जो था वो नया QB जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3Q/4 अपॉन R²। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/4
8 इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ से ये पता चला। एंड इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने बोला सपोज दैट स्फीयर्स ए एंड बी इन दी अबव एग्जाम्पल। अब अबव एग्जाम्पल कौन सा था, ये तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो अबव एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल नंबर 7 था। और उस एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों में चार्जेस 6.5 इंटू 10⁻⁷ है और दोनों में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। सो हमें क्या करना है, इसको हमें इसमें वो वैल्यूज़ पुट करनी है। 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 के लिए 3/8। एग्जैक्टली वैसे ही क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है हमें, 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि 50 सेंटीमीटर था तो 0.5 इंटू 0.5। ये सारी वैल्यूज़ आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो जाए, क्यू की वैल्यू मैंने ये कैसे ले ली, आर की वैल्यू मैंने 0.5 कैसे ले ली, मतलब आर स्क्वायर को मैंने 0.5 इंटू 0.5 क्यों लिखा, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, इसने बोला है इन दी अबव एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल 7th है, मैंने 7th क्वेश्चन से इसकी वैल्यूज़ उठाई हैं, जो कि सॉल्व करके आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, विच विल बी 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनली आंसर यही होगा हमारे पास। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, हमारे पास एक चार्ज है Q, जिसको हमें डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ इस कदर कि चार्ज की वैल्यू रखनी है सो दैट उनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम, ऑफ कोर्स रिपल्सिव होगी वो फोर्स, क्योंकि सेम चार्ज है, जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन सेम रह जाएगा, बट जो भी हो रिपल्सिव हो अट्रैक्टिव हो वो यहाँ पर मुद्दा नहीं है, वो मैक्सिमम होनी चाहिए फोर्स, कुछ इस कदर डिवाइड करनी है वैल्यूज़ को। देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग। बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिवाइड करनी है, तो अगर लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्ट को स्मॉल q वैल्यू दे दी तो बी ऑब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा बचे हुए चार्ज, दैट इज स्मॉल q माइनस q। चार्ज q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को क्या क्या दिया, q एंड q माइनस q, जब दोनों को ऐड करूँगा तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा, q। तो जब कुछ इस कदर देना है, जब दोनों को ऐड करें तो वापस q हो जाए, लेकिन जो दिया है हमने अभी ये वैल्यूज़ में, ये जो स्मॉल q की वैल्यू है ये निकालनी है हमें, सो दैट फोर्स विल बी मैक्सिमम। बेसिक फॉर्मूला फोर्स का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर k को k ही रख लेते हैं कांस्टेंट, 1/4πε0 होता है वैसे आपको पता है। q1 को स्मॉल q रखना पड़ेगा और q2 को q माइनस q रखना पड़ेगा अपॉन में आर स्क्वायर, लेट से वो r डिस्टेंस पे है। फाइन, तो ये फोर्स है, उन्होंने कहा ये फोर्स उन्हें मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम चाहिए मतलब मैक्सिमा का केस है। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग आ चुके हैं, वैसे ये मैक्सिमा के केसेस हमने 11th स्टैंडर्ड में भी करें। 12th स्टैंडर्ड में आपको NCERT में मैथ्स में फर्स्ट बुक में अपने 6th चैप्टर मिलेगा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आखिरी टॉपिक है ये मैक्सिमा और मिनिमा। और जब भी हमें मैक्सिमा मतलब एक वैल्यू निकालनी होती है जिसमें आंसर मैक्सिमम हो जाए, तो हमें उस वैल्यू को निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करना होता है। वैसे कभी कभार डबल डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है, लेकिन वो सारी टेक्निक्स की कब सिंगल डिफ्रेंशिएशन करना है, कब डबल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मैथ्स में सीखने को मिलेंगी, ये हमारे इस क्लास का टॉपिक नहीं है। फाइन, सो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q एंड इक्वेटेड टू 0, तब हमारा आंसर आएगा। d/dq हमें निकालना है किसका, q माइनस q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एक बात बताइए, इसके लिए हमारे k और r स्क्वायर क्या कर रहे हैं, k और r स्क्वायर एक्ट कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं सीधा। तो डिफरेंशिएशन हमारा सीधा अप्लाई होगा dq के फॉर्म में किसके ऊपर, q इंटू q माइनस q के ऊपर इज इक्वल्स टू 0। ये k बाय आर स्क्वायर जब यहाँ है तो वहाँ जाके भी क्या हो जाएंगे 0। तो डिफरेंशिएशन हमें सिर्फ निकालना है किसका, dq के फॉर्म में q और q माइनस q का, एंड उसको इक्वेट करना है 0 के। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशिएशन हो रहा है q इंटू कैपिटल Q का, एंड माइनस फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है q स्क्वायर का dq के फॉर्म में इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले का आ जाएगा हमारा आंसर q
क्योंकि यहाँ पर पावर q की क्या थी 1, तो वो डिफरेंशिएट होकर 1 हो जाएगा और q एज अ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2q इज इक्वल्स टू व्हाट 0, 2q राइट साइड जाएगा एंड यहाँ पर q अकेला रह जाएगा और q इज इक्वल्स टू व्हाट कैपिटल Q बाई 2। डिफरेंशिएशन अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1 dx के फॉर्म में। अगर आप किसी x रेज़ टू पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो होता है n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर पावर 2 थी तो मैंने लिखा 2 x की जगह आया q पावर में n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर क्या रह गई पावर 1। फाइन, एक बेसिक डिफरेंशिएशन। वैसे आई होप आपको अभी तक आ चुका होगा ये डिफरेंशिएशन, नहीं तो मैथमेटिकल टूल्स की क्लास लेनी पड़ेगी आपको प्रॉपर्ली, इसके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री के बिना। ये कुछ बेसिक टूल्स होते हैं। फिज़िक्स 4 स्तंभ पे टिकी हुई है मैथमेटिक्स के। कंप्लीट फिज़िक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 11th-12th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स की। तो 11th-12th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स के 4 स्तंभ है। एक का नाम है ट्रिगो, एक का नाम है डिफरेंशिएशन, एक का नाम है इंटीग्रेशन और एक का नाम है कोऑर्डिनेट। आप चाहेंगे तो इसको कुछ और नाम दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट वाली बात को आप वेक्टर्स से बात कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को टुगेदर विद आप कैलकुलस कह सकते हैं, ट्रिगो तो अलग से है ही। 4 स्तंभ वैसे देख लीजिए या 3 स्तंभ वैसे देख लीजिए, इन पे टिकी हुई है 11th-12th स्टैंडर्ड की फिज़िक्स। तो अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स है तो हम बहुत ही रेयर कदम बढ़ा पाएंगे अपने फिज़िक्स में, फिर सिर्फ लर्निंग एबिलिटी रह जाएगी, समझने के लिए कुछ खास रह नहीं जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से निजात पा लीजिए। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि 2 फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a apart. Where should the third point charge q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium? What would be the magnitude and sign of q and what type of equilibrium will it be? ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो हमसे इसने पूछा है कि ये थर्ड चार्ज q को कहाँ रखें, उसका साइन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो दैट ये सभी इक्विलिब्रियम में रहे, पूरे सिस्टम में हर पार्टिकल जहाँ है वहीं रहे, स्टेबल रहे। फाइन। तो सबसे पहले फिगर में ऑलरेडी बहुत कुछ मेंशन है, बट सोचिए कि अगर ये मेंशन नहीं होता तो हम फिगर कैसे बनाते। तब हम यहाँ पर फिगर में पहले रखते प्लस 4e एक पॉइंट, प्लस e दूसरा पॉइंट, इसको ज्वाइन करते, इसके बीच में डिस्टेंस मेंशन करते a, एंड उन्होंने कहा वेयर शुड द थर्ड चार्ज पॉइंट q बी प्लेस्ड बिटवीन देम। नाउ बिटवीन देम का मतलब है यहीं कहीं बीच में होगा लाइन ज्वाइनिंग में। तो लेट्स से मैंने यहाँ रख दिया q, जिसकी मेंशन कर दी मैंने x फ्रॉम 4e एंड a माइनस एक्स डिस्टेंस बचा हुआ फ्रॉम e, सच दैट दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। तो इसका मैग्नीट्यूड और साइन बताइए q का। पहले तो आपको डिस्टेंस भी बताना है, फिर मैग्नीट्यूड और साइन भी बताना है। तो देखते हैं एक एक करके चीज़ें। जब हमें डिस्टेंस बताना है तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे। अब देखिए इसका साइन कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनिशियली बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करनी होगी तब मुझे इसके साइन से बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जब मुझे खाली डिस्टेंस पता लगाना है, याद रखिएगा, खाली जब डिस्टेंस पता लगाना हो, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड ये पता लगाना हो, तब मुझे इसके साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, दोनों ऑपोजिट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगी फोर्सेस। तो यहाँ पर डिस्टेंस बड़ी आराम से पता चल जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस नेगेटिव हुआ लेट्स से, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर्सेज और मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो इसलिए इनिशियली जब डिस्टेंस पता लगाना है इसके साइन का कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑन q निकाल रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू 4e, which should be equal to force on q with respect to e. मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज तो ऑपोजिट हो गई, चाहे इसका साइन कुछ भी हो, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स हैज़ टू बी ऑपोजिट। अगर इसका साइन पॉजिटिव होगा तो रिपेल करके दोनों ऑपोजिट जाएंगे, और इसका साइन अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करके तब भी ऑपोजिट जाएंगे। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए, विच विल बी k इंटू क्यू इंटू 4e अपॉन एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज k इंटू क्यू इंटू e अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास k क्यू ई कैंसिल आउट हो गए, 4 के साथ आया a माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई होने, और ये एक्स स्क्वायर अकेला उधर गया,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ रहेगा 2 ब्रैकेट में a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू एक्स, सो इट इज़ 2a बाय 3, 2a बाय 3 x अकेला रहेगा। जब ये माइनस 2x इधर x के पास ऐड होने जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, सो 3x इज इक्वल्स टू 2a, तो x इज इक्वल्स टू 2a बाई 3। Where should it be placed? वो आंसर हमारा निकल गया। It should be placed at 2a by 3. It should be placed at 2a by 3 distance from 4e. From 4e. बट अगर from e पूछता हमसे तो हमें a में से माइनस करना पड़ता 2a by 3 को, तो आंसर आता हमारा a by 3. a by 3 from e. a by 3 from e and 2a by 3 from 4e. वहाँ पर प्लेस करूँगा मैं इसे, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अगर मुझे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो अब मुझे साइन की चिंता है। देखते हैं ज़रा क्या होगा साइन। इस 4e से बात करते हैं। ये 4e के ऊपर e कैसा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगा रहा होगा, तो यहां जा रही होगी ये फोर्स। मैं इसके नाम रख रहा हूं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो फोर्स अभी आपने ये डायरेक्शन पता लगाई है 1 के ऊपर लगने वाली 2 की वजह से, 1 के ऊपर लगने वाली 2 की वजह से। तो अब बताइए ये थर्ड जो चार्ज है Q, ये इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाए। अगर ये इधर लगाता है तो ऐड हो जाएगी, अगर ये इधर लगाता है तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो इस पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखेगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसको नेट फोर्स अगर जीरो करनी है तो इसको इधर बुलाना पड़ेगा। E ने प्लस होने की वजह से इसको रिपेल किया इधर, इक्विलिब्रियम में रखना है सिस्टम, तो इसके ऊपर नेट फोर्स फिर Q की वजह से इधर लगनी चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकें, कैंसिल आउट। तो E पॉजिटिव था इसलिए इसने इधर फेंका ना, तो ये इसको क्या होना पड़ेगा ताकि ये 4e को अपने पास बुला सके, नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों होना पड़ेगा, आप बात समझे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव है ना, तभी तो अट्रैक्ट होकर वो उधर बुलाएगा अपने पास, तो इसलिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो साइन का पता चल गया हमें, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड इन साइन। साइन का हमें पता चल गया कि नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तभी उसको अपनी तरफ बुलाएगा, और जब अपनी तरफ बुलाएगा 4e को तो E से लगने वाली फोर्स को कैंसिल कर पाएगा, और जब E से लगने वाली फोर्स को कैंसिल कर पाएगा तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा 4e। ये चीज आप यहां से भी देख सकते हैं। 4e इस E को अवे फेंकेगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर जाएगा। तो बताइए 3 पे क्या जिम्मेदारी आती है कि 3 इसको क्या करे, 3 को इस 2 को अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा, तभी तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी। तो प्लस होने के नाते अगर 4e ने इस E को अवे फेंका तो इसको माइनस होने के नाते ही तो अपने पास बुलाना पड़ेगा, तभी तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी और ये E भी किस में रह पाएगा, इक्विलिब्रियम में। लॉजिक समझ रहे हैं आप। तो इसलिए दोनों ही सूरतों में, चाहे 4e के इक्विलिब्रियम की बात करें या E के इक्विलिब्रियम की, इसको नेगेटिव ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग। पहले देख रहे हैं 1 ड्यू टू 2 और फिर उसको इक्वल रख रहे हैं 1 ड्यू टू 3। दोनों फोर्सेस को इक्वल रहना पड़ेगा मेरे इस फिगर के हिसाब से, 1 ड्यू टू 3। सो 1 ड्यू टू 2 क्या है, k इंटू 4e इंटू ई अपॉन एक्स का अपॉन a का स्क्वायर, और ये 1 ड्यू टू 3 क्या है, k इंटू 4e इंटू क्यू अपॉन x का स्क्वायर। k 4e कैंसिल आउट, q इज इक्वल्स टू e इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। e ऐसे का ऐसे है, x का स्क्वायर क्या होगा, 2a बाय 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो q विल बी ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 बाय 9 टाइम्स ऑफ e। लेकिन किस में, नेगेटिव में। ये नेगेटिव वाली बात हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसको नेगेटिव होना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट इट इक्विलिब्रियम। फाइन, तो यहाँ पर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा था इस q का, हमने बता दिया 4e बाय 9 होगा। साइन पूछा था, हमने बता दिया साइन क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसको 2a बाई 3 दूरी पर पड़ा होना चाहिए 4e से, और a बाई 3 दूरी पर पड़ा होना चाहिए e से। एक और चीज पूछी है इसने, दैट विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी। अब इक्विलिब्रियम के टाइप का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो चीज जहां है वो वहीं रहे, लेकिन उसके भी टाइप होते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को हिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम कुछ इसका तरह है कि वापस उसको उसी जगह पे ले जाएगा वहां पर। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को हिलाते हैं तो वो वापस लौट के अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगी। चलिए देखते हैं, लेट्स से 4e की बात करते हैं, q की बात कर रहे हैं एंड e की बात कर रहे हैं। किसी एक को हिला के देखते हैं, पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी तो मैं बात कर रहा हूँ q से, q पे लगने वाली फोर्स e की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्टिव थी इस तरफ,
और 4e की वजह से अट्रैक्टिव थी इस तरफ। अभी ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों फोर्सेस बराबर हैं इसलिए इक्विलिब्रियम में। लेकिन एक बात बताइए, जैसे ही मैं इसको थोड़ा भी राइट शिफ्ट करूँगा क्यू को, अपने हाथों से हिला के इसको थोड़ा सा भी राइट शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड्स व्हाट, ई, यहाँ पर अगर रख दिया तो इसके बीच में डिस्टेंस कम हुआ या ज़्यादा? आपको साफ दिख रहा है डिस्टेंस क्या हुआ, टुवर्ड्स ई ले गया तो कम हुआ। फोर्स पहले इक्वल थी, फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो जिसके साथ डिस्टेंस कम हुआ उसके साथ फोर्स बढ़ जाएगी ना, और जिसके साथ डिस्टेंस बढ़ गया 4e की तरफ से तो बढ़ गया ना, 4e का डिस्टेंस और बड़ा हो गया तो उसके साथ फोर्स इसकी घट जाएगी। पहले ये इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे इसको थोड़ा भी इस तरफ शिफ्ट करूंगा अभी अपने आप उस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, वापस लौट के कभी भी इस पोजीशन पे नहीं आएगा। इसीलिए ये कैसा इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैंने अभी बातें कही, और एक बारी बार बार इस क्वेश्चन को देखिएगा अगर ना समझ में आए एक बारी में तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से भी, और इनफैक्ट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात ना भी करें तो अगर आप जेन्युइनली फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस है जो आपको समझाते हैं कि फिजिक्स आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं दैट मीन्स आप फिजिक्स के और करीब बढ़ रहे हैं। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट two small spheres each having mass m kilogram and charge q coulomb are suspended from one point by insulating threads each 1 meter long but negligible mass. If theta is the angle between the threads and vertical angle between thread and a vertical line, theta is an angle between thread and vertical line. So prove that q square is equals to this for an equilibrium condition. आपको ये प्रूव करना है कि q square ये है for what, for equilibrium condition, इसे प्रूव करना है हमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो कुछ हमारे पास रिजॉल्व करने पड़ेंगे हमें वेक्टर्स, कुछ 11th स्टैंडर्ड की बेसिक्स को दोहराना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा होगा कि ये दो चार्जेस हैं, Q इक्वल चार्जेस हैं इन पे, तो सेम साइन होने की वजह से रिपेल करेंगे। अब सोचिए असली में ये पहले जब ऐसे थे, जब इन पे कोई चार्ज नहीं था, ऐसे ये ऐसे थे पड़े हुए, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही QQ चार्ज दिया ये इधर जाने लगे, तो इधर बढ़ते 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 ज़रूर एक पॉइंट आएगा जहाँ ये रुकेंगे। अब क्यों रुकेंगे, ये बात कहाँ से आई कि ये रुकेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद आने के बाद यहाँ पर जो टेंशन जनरेट होगी वो इसको रोकेगी। ये तो आप मानते ही हैं कि टेंशन जनरेट होती है। अब ये टेंशन जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। एक टेंशन का कंपोनेंट होगा कॉस इस तरफ और एक टेंशन का कंपोनेंट होगा साइन इस तरफ। ये साइन वाला जब इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, तो ये टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर जाएगा एंड इसी टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा इधर जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी होगा, कोई अलग बात नहीं है उसके लिए, टी साइन थीटा यहाँ, टी कॉस थीटा यहाँ। तो जब ये आगे बढ़ रहे थे तो एक्सपैंड होते होते टी साइन थीटा का एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब जब ये चार्जेस दिए थे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है ये। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी, कम होते होते एक टाइम आएगा जब ये टी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। और टी साइन थीटा क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि टी साइन थीटा तो इस वक्त यहाँ भी होता ना, जब ये सोचिए यहाँ पर होता, ये लेट्स से यहाँ था, तब भी तो टी साइन थीटा था। लेकिन तब के टी साइन थीटा और अब के टी साइन थीटा में क्या फ़र्क है भाई, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे ही साइन थीटा भी बढ़ता है। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आप भूल गए हो तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, टी साइन थीटा बढ़ता जाएगा, एफ ई कम होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा ना जब ये दोनों इक्वल होंगे और ये यहीं पर रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमें यही निकालना है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कि एग्जैक्टली इस चार्ज की वैल्यू क्या है। और दूसरा कंपोनेंट जो टी कॉस थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, वेट के, mg के। ठीक है, ओके।
सो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इस रिलेशन तक हम कैसे पहुँचेंगे। सो यहाँ पर मैं सब क्लियर आउट कर रहा हूँ और अपनी बेसिक चीज़ें आपके साथ वापस से शेयर कर रहा हूँ। ये टी है तो ये टी कॉस थीटा होगा एंड ये टी साइन थीटा होगा। अब टी कॉस थीटा को सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे वेट के साथ, दैट इज़ टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। फाइन, एक ये रिलेशन है हमारे पास। और दूसरा क्या है, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है आर हमारे पास। फाइन, तो इस आर में, या लेट्स से ये 2r है, लेट्स से ये क्या है 2r है, तो इस 2r अगर लेट्स से, अब आप बोलेंगे सर डिस्टेंस तो r होता है, वो डबल r कैसे हो गया, बेटा मानना है ना मुझे। तो अगर मैं मान रहा हूँ ये 2r है तो ये इतना हिस्सा r हो जाएगा, इतना हिस्सा r हो जाएगा। मैं ये r निकालना चाहता हूँ। फाइन, ये मैं क्या निकालना चाहता हूँ, r। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी सी करेक्शन है, वो यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग कह रहा है लेकिन रिलेशन l मीटर के साथ है, तो मैं मानता हूँ ये l मीटर की वायर है, ये l मीटर का वायर है जो कि चार्ज को पकड़े हुआ है। सो ये r मान लेते हैं। अगर हम, ये भी r है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2r, तो डिस्टेंस इनके बीच में 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर होना चाहिए ये। तो हमारा सबसे पहला मोटिव जो है वो r निकालना है। मैं यहाँ पर आपके लिए r निकाल के दे रहा हूँ। सो ये थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला, तो रिलेट करता है साइन थीटा किसको, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को, दैट इज r बाय एल। तो r इज इक्वल्स टू व्हाट, एल साइन थीटा। r इज इक्वल्स टू व्हाट, एल साइन थीटा। अगर r एल साइन थीटा है तो 2r क्या होगा, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास 2r आ गया, तो हम लिखेंगे t साइन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का स्क्वायर इनटू में 1 बाय एम जी, क्योंकि टी कॉस थीटा अपॉन में है ना, तो एम जी भी अपॉन में होगा। अब ये डिवाइड का आप सोचेंगे मुझे आइडिया कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, और मेरे रिलेशन में टेन थीटा की मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने सिंपली इसको डिवाइड करने का ऑप्शन चुना। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी। फाइन, अब क्योंकि मुझे क्यू का रिलेशन चाहिए क्यू के स्क्वायर का, तो मैं क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ूंगा यहाँ पर, और 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी किसके पास जाएगा, टेन थीटा के पास। किसके पास जाएगा, टेन थीटा के पास, इस तरफ मल्टीप्लाई होने, और k डिवाइड होने आएगा। k डिवाइड होने आएगा, या चलिए k ही डिवाइड करते हैं पहले, फिर उसके आगे बात करेंगे अब हम लोग। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा। अब k बोलूँ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलूँ, बात क्या है, सेम। तो यहाँ पर अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखूँगा तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 बाय है ना, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया हमारे पास। फाइन, ये रिलेशन एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास। कुछ बेसिक नॉलेज अगर आपको याद हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, टेंशन के बारे में कुछ नॉलेज हो, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में नॉलेज हो, और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो बहुत अच्छे से समझेंगे, तो चीज़ें इक्वेट करके ऑटोमेटिकली रिलेशन तक पहुंच जाएंगी। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। अब आपके पास होमवर्क है। आज आपको होमवर्क मिल रहा है पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 15 तक सब कुछ। पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 15 तक सब कुछ अच्छे से देखिए, लर्न करिए, क्वेश्चंस करिए, सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हैं, सब चीज़ें मुझे अपडेट करके दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बढ़ सकें। फाइन, डाउट्स जो होंगे वो इंडिविजुअल के नहीं लिए जाएंगे, आप ये सारे चीज़ें अपने होमवर्क अपडेट करके डाउट्स कलेक्टिवली ग्रुप पे भेजेंगे। जब कोई एक बच्चा ग्रुप पे डाउट भेजेगा तो दूसरा बच्चा अपने डाउट भेजने से पहले उस बच्चे के डाउट पढ़ लेगा। अगर उसके डाउट सेम होंगे तो वो डाउट नहीं भेजेगा, अगर उसका कोई अलग डाउट होगा तो ही वो डाउट भेजेगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुने, आपको इंडिविजुअल डाउट्स नहीं भेजने, इंडिविजुअली आपको खाली अपना होमवर्क भेजना है, डाउट्स आपको ग्रुप पे भेजने हैं। और ग्रुप पे जब एक बच्चा कोई डाउट लिखेगा तो दूसरा अपना डाउट देने से पहले उसके डाउट्स पढ़ेगा,
अगर उसको दिखेंगे कि उसके भी कुछ कॉमन डाउट्स हैं तो वो डाउट नहीं लिखेगा, अगर कुछ अलग डाउट्स दिखेंगे उसको अपने तो ही वो डाउट लिखेगा। तीसरा बच्चा डाउट्स भेजने से पहले पहले 2 बच्चों के डाउट्स देख लेगा, तब जाके अपने डाउट्स लिखेगा। सेम होंगे तो नहीं लिखेगा, ये लॉजिक समझ लीजिए। फाइन, क्योस ना क्रिएट करिएगा ग्रुप में। प्रॉपरली जब डाउट्स होंगे अलाइंड और अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डाउट्स अलाइंड होंगे तो उसके लिए एक अलग से या तो लेक्चर बन जाएगा या उसके लिए एक अलग से लाइव क्लास मिल जाएगी आपको वीक के एंड में। वो वीक के एंड का काम है। फाइन, थैंक यू।